हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का निर्मल क्लासेस पर। आज हम L1 EVS की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से है ये, तो क्लास में बने रहिएगा अंत तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बना परिवार जिसमें 2 पीढ़ियां रह रही हो क्या कहलाता है? तो वो एकल परिवार ही कहलाएगा। ठीक है, 2 पीढ़ियां मतलब कि आप और आपके माता पिता, 2 ही पीढ़ियां तो हुई। आप तीसरा प्रश्न देखिए, माता पिता, दादा दादी, काका काकी और बच्चों से मिलकर बना परिवार, यानी कि 3 या उससे ज्यादा पीढ़ियां जब रहने लगती हैं एक परिवार में तो वो कैसा परिवार हो जाता है? आपका संयुक्त परिवार, यानी कि जॉइंट फैमिली हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन हुआ करता था? तो कैसे परिवार थे? तो जब पुराना टाइम था ना, तो सबसे ज्यादा आपको संयुक्त परिवार ही देखने को मिलते थे। एक परिवार के अंदर चाचा ताऊ ताई बुआ फूफा बहुत लोग रहते थे। ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान भारत में परिवार कैसे बन रहे हैं? यानी आज के समय पर हर कोई मॉडर्न होता जा रहा है, हर किसी को आजादी चाहिए, तो परिवार कैसे बनेगा? संयुक्त की जगह पर एकल परिवार बनेगा। ठीक है। अगला देखिए, बच्चों में लक्षण कहां से आते हैं? बच्चों में लक्षण कहां से आते हैं? तो वंशानुगति और आसपास के वातावरण से। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोहल्ले में रहता था इसीलिए हमारा बच्चा बिगड़ गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बल्कि आपके वंश में जो भी लक्षण आपके बच्चे में आए हुए हैं ना, वो आनुवांशिक है। मतलब आपके भी परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी वजह से आपका बच्चा अच्छे लक्षणों वाला हुआ या बेकार लक्षण वाला हुआ, है ना। इसमें बुरा मानने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद के अंदर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे हम पर जाएं और हम कैसे बने अपने बच्चों के लिए। तो हमेशा जब माता पिता खुद बच्चों के आदर्श नहीं होते हैं तो फिर बच्चों का कोई और आदर्श बन जाता है। तो कोशिश कीजिए, आप सभी टीचर बनेंगे तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिएगा जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए और समाज का असर उन पर बाद में हो, पहले आपके अच्छे गुणों का असर आपके बच्चों पर हो। अगला देखिए, बच्चों के वंशानुगति के लक्षण कहां से आते हैं? तो माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से ही बच्चों के अंदर वंशानुगति के लक्षण आते हैं। आपके जैसे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी में बच्चे भी वैसे ही होंगे, है ना। अगर आप मददगार हैं तो आपके बच्चों में ये लक्षण ऑटोमेटिकली मददगार वाला होगा। आप छीन झपट वाले हैं तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली छीन झपट वाले ही पैदा होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा ही होता है ना। इसी को हम कहते हैं आनुवांशिक। अगला देखिए क्वेश्चन, वंशानुगति के पिता किसे कहते हैं? तो जॉन ग्रिगोर मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी के या वंशानुगति के पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी मिले तो भी जॉन ग्रिगोर मेंडल लगाएंगे, और अगर आपको वंशानुगति मिले तो भी आप जॉन ग्रिगोर मेंडल ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है। अगला देखिए, हरगोविंद खुराना को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नए गुणों के निर्धारण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। वेणेश्वर मेला कहां पर लगता है? तो ये डूंगरपुर राजस्थान में लगता है। फूल डोल मेला कहां पर भरता है? तो ये शाहपुरा। कहां पे भरता है? शाहपुरा में। शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। ख्वाजा साहब का उर्स प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक कहां पर मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह, यानी कि कहां पे? अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। कौन से महीने में? तो रजब महीने में। ठीक है। रजब महीना कौन सा होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, वो आप कमेंट में बताइएगा। रामदेवरा मेला कहां पर भरता है? तो रामदेवरा मेला आपका जैसलमेर राजस्थान में भरता है। रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो माघ और भाद्रपद माह में भरता है। रामदेवरा और रामदेव जी दोनों में अंतर है ना। रामदेवरा का मेला रामदेवरा जैसलमेर में ही लगता है, और रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो ये माघ और भाद्रपद माह में। माघ कौन सा महीना होता है वो आप कमेंट में बताइएगा कि माघ कौन सा महीना होता है। ठीक है। अगला देखिए, ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं और रामसा पीर के नाम से उन्हें पूजते हैं? तो वो है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी, जिनका जो मेला है वो माघ और भाद्रपद माह में लगता है। अगला देखिए, नाग पंचमी मेला कहां पर भरता है? तो राजस्थान के जोधपुर में। तीज मेला कहां भरता है यानी लगता है? जयपुर में।
हरियाली अमावस्या मेला कहाँ लगता है? उदयपुर राजस्थान में। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा राजस्थान में। भर्तहरि मेला और पांडुपोल मेला कहाँ पर लगता है? याद रखेंगे अलवर में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नागौर और पुष्कर का। पुष्कर में एकमात्र क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है। राजा भर्तहरि की तपोभूमि अलवर में लक्खी मेला कब भरता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। तो भाद्रपद जो है वो हिंदी का कौन सा महीना होता है वो आप बताएंगे। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में लोक देवता के यशोगान स्वरूप गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो उन्हें पवाड़े, जैसे पाबूजी के पवाड़े लोकप्रिय है। कैसे? पवाड़े कहते हैं उन्हें, यानी पाबूजी के पवाड़े। ठीक है। कौन से गीत? तो यशोगान, लोक देवता के यशोगान स्वरूप जो गीत गाए जाते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं, या पाबूजी के पवाड़े। ठीक है। अगला देखिए, कौन से लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायों को आक्रांताओं से छुड़वाया था? तो तेजाजी ने छुड़वाया था। ठीक है। किससे? कौन से लोक देवता है? तेजाजी लोक देवता हैं। इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को आक्रांताओं से छुड़वाया था तेजाजी ने। अगला देखिए, फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है कहां पर? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में है। किसकी? गलियाकोट डूंगरपुर में किसकी दरगाह है? तो फखरुद्दीन की है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था? तो 21 जून को ही हम योग दिवस मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी दिन यानी 21 जून के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। ठीक। अगला देखिए, अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन किया? तो अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन किया था। चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था? ये आप बताएंगे कमेंट में। अगला देखिए, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो खेजड़ली आंदोलन से। किससे है? खेजड़ली आंदोलन से। अगला देखिए, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में कितने लोग शहीद हुए थे? तो 363 लोग शहीद हुए थे। गांव के आसपास की वो भूमि जो किसी लोक देवता या लोक देवी संत और महापुरुष के नाम पर संरक्षित हो जाती है, कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं ओरण भूमि, है ना, ओरण भूमि कहते हैं। अगला देखिए, घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में है। घना या फिर घाना भी बोलते हैं इसे। ठीक है। अगला देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है कहां पर? तो ये भी भरतपुर में है आपका। ठीक है। अगला देखिए, अच्छा भरतपुर में किस किसने एग्जाम के लिए सेंटर डाला हुआ है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान विस्तृत है कहां पर? तो ये बाड़मेर जैसलमेर में स्थित है। क्या है? मरु उद्यान विस्तृत है यानी फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में है। अगला देखिए, सरिस्का व रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ संरक्षण के लिए, बाघ यानी कि टाइगर के लिए। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। किस में है? अलवर जिले में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में गांधी जयंती मनाई जाती है। ऑलमोस्ट इनके साथ में और दूसरे कौन है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाते हैं। ठीक है। सिर्फ गांधी जी की जयंती को ही हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला देखेंगे, अंडे देने व अंडों की देखभाल करने वाली चींटियां क्रमशः कहलाती हैं, तो उन्हें रानी चींटी और श्रमिक चींटी कहते हैं। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है और उन अंडों की रक्षा करने वाली या देखभाल करने वाली चींटियों को श्रमिक चींटियां कहा जाता है। अगला देखिए, परचा बावड़ी स्थित है कहां पर? तो ये रामदेवरा में स्थित है। अगला देखिए, खिन्नी बावड़ी कहां पर स्थित है? तो ये जालौर में स्थित है। चांद बावड़ी कहां स्थित है? आभानेरी दौसा में स्थित है। 150 फीट गहरी मेड़तनी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये झुंझुनू राजस्थान में है। प्राचीन काल में कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा संरचना कहलाती थी, तो इसको रहट कहते थे। पता है, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो वहां पर रहट कहा जाता था, होद टाइप की लंबी सी होती थी, तो मैं कंफ्यूज होती थी कि ये कैसा नाम है, रहट कहते हैं। बट जैसे जैसे बड़े होते गए तो समझ में आने लगा कि जो कुआं या बावड़ी से पानी निकालते हैं ना, उसको रहट कहा जाता है। अगला देखेंगे, रहट को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो बैलों का प्रयोग किया जाता था। डेंगू रोग फैलाने वाले मच्छर कौन से हैं? तो एडिस है।
कौन सा मच्छर है डेंगू फैलाने के लिए? एडिस मच्छर है। ठीक, अगला देखिए, कौन से रोगों के फैलने का कारण दूषित जल और भोजन है? तो पीलिया है, अतिसार है, कृमि रोग और पोलियो है। यानी जब दूषित जल या भोजन का प्रयोग आप करते हैं तो आपको पीलिया हो जाता है ना, यानी बॉडी पीली होने लगती है, अतिसार हो जाता है ना, और कृमि रोग और पोलियो हो जाता है। अगला देखिए, मुंह में बनने वाली लार कार्य करती है, किसका कार्य है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। जो हमारे मुंह में लार बनती है ना, उसका काम होता है कि हमारी बॉडी का जो स्टार्च उसको ग्लूकोज में बदलना। अगला देखिए, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ होता है। प्रारंभ माने होता है शुरू, है ना। कभी आप सोचो कि आरंभ माने होता है अंत, और जो प्रारंभ होता है वो होता है शुरू। ठीक है, तो काफी बच्चे आरंभ से शुरू सोचते हैं। अमाशय व आंत में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? यानी अमाशय यानी कि पेट को कहा जाता है अमाशय। अमाशय और आंत के अंदर भोजन का पाचन होता है पाचक रसों की सहायता से, है ना। अगला देखिए, खून की कमी जिसे आप कहते हैं एनीमिया रोग होने पर कौन सी गोलियां ली जाती हैं? तो आयरन फॉलिक एसिड की ली जाती हैं, है ना। आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ली जाती हैं जब हमें खून की कमी यानी कि इंग्लिश में एनीमिया रोग हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो ये 1981 में घोषित किया गया। किसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया नाम से जाना जाता है? तो गोडावण को ही कहा जाता है। गोडावण को क्या कहा जाता है? शर्मीला पक्षी और सोन चिड़िया। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो 1981 में। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है और 1981 में से घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया? तो ये ऊंट को किया गया। कब किया गया? ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था पशुधन श्रेणी के अंदर, तो 30 जून 2014 के द्वारा। अगला देखिए, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो 1983 में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1983 में, याद रखेंगे। अगला देखिए, सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काट लेने चाहिए? तो एक बार सप्ताह में जरूर काट लेने चाहिए। कमेंट में बताएंगे कि किस किस स्टूडेंट के नाखून हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं, है ना। हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर काट लीजिएगा, और अगर 3 दिन में एक बार बढ़ रहे हैं तो फिर हफ्ते में 2 बार जरूर काट लीजिए। अगला देखिए, वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वे जीव जंतु जो केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री ही खाते हैं भोजन के रूप में, वे शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी जीव कौन होते हैं? तो गाय, हिरन, भैंस, बकरी, खरगोश, ये क्या है? आपके शाकाहारी है ना। अगला देखिए, वे जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी होते हैं जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़। ठीक है, अगला देखेंगे, वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। अब मुझे कमेंट में एक चीज और बताइएगा कि राजस्थान के अंदर ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है, तो जिंदा सांप जो है वो तो एक प्रकार का मांस ही कहलाएगा ना, तो हम ऊंट को मांसाहारी कहेंगे या शाकाहारी कहेंगे? ये आपके लिए सवाल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके का सवाल है ना। अगला देखिए, सर्वाहारी कौन होते हैं? तो जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। ये क्या है? सर्वाहारी है, क्योंकि ये मांस भी खाते हैं और साथ में आपके दूध रोटी भी खाते हैं। अगला देखिए, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो छान कर, उबाल कर, फटकरी के द्वारा साफ करके हम जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अगला देखिए, बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या डाड़ियों में बनाया जाता है तो टांका बनाया जाता है। अगला है, दीपावली का त्योहार मनाया जाता है तो कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक कौन सा महीना होता है? तो ये मैं आपको बता दूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। नवंबर के महीने को कार्तिक का महीना कहते हैं। और ऊपर जो महीने मैंने पूछे हैं ना, भाद्रपद और माघ का महीना कौन सा होता है वो आप कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, ईद कब मनाई जाती है? तो रमजान के अंतिम माह में चांद दिखाई देने पर इस दिन मीठी सेवइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। एक दिन मीठी ताजी सेवई बनती, ताजी ईद बनती है और दूसरे दिन बासी ईद। अगला देखिए, ईसाइयों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो क्रिसमस है। कब मनाया जाता है? फिक्स डेट है 25 दिसंबर। ठीक है, अगला देखिए, ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है तो क्रिसमस ही है इकलौता, वही मनाया जाता है। अगला देखिए, क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये मैंने डेट देखी नहीं थी, बस अपनी तरफ से आपको बता दी थी। अगला देखिए, महावीर जयंती मनाई जाती है तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। चैत्र कौन सा महीना होता है?
कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, है ना। अगला देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम कमेंट में बताएंगे। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इस दिन गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ भी किया जाता है। घर बनाने के लिए सामग्री काम में ली जाती है, कौन कौन सी? तो रेत, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया, ये सारी चीजें आपको घर बनाने के लिए चाहिए। तो किस किस का घर बन रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, जब मानव घुमक्कड़ था यानी घूमता रहता था, वो कैसे आवास में रहता होगा? तो पहाड़ों में बनी गुफाओं को, जो आज गुफाएं आपको मिलती हैं ना, उसमें ही वो रहता था। कौन रहता था? घुमक्कड़ मानव। अगला देखिए, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाने वाले सामूहिक घर क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं रैन बसेरा, है ना, यानी शेल्टर हाउसेस बोलते हैं। अगला देखिए, बर्फ से बनाए जाने वाले घर होते हैं, तो ये तो बहुत इजी है, इग्लू कहते हैं। अगला देखिए, जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरती है वह मकान की छत कैसी बनाई जाती है? तो ढलान युक्त बनाई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? साफ सफाई से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नमामि गंगे 2014 में ये प्रारंभ किया गया। पानी का रंग कैसा होता है? पानी रंगहीन होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, बालोतरा बाड़मेर में किस नदी के पानी को वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी प्रदूषित कर रहा है? तो लूनी नदी से, ठीक है। अगला देखिए, समुद्र के पानी का रंग होता है, तो समुद्र का पानी नीला होता है, लेकिन पानी का रंग कैसा होता है? तो पानी रंगहीन होता है, पर समुद्र का पानी कैसा होता है? तो नीला होता है, ठीक है। याद रखिएगा, किस प्रकार की खाद के अधिक समय तक उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है? तो रासायनिक खाद वाली, जब आप मिट्टी ज्यादा यूज करते हैं, रासायनिक खाद जो यूज करते हैं, वहां से उससे क्या होता है कि जो आपकी उपजाऊ भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ कौन सा है? तो विजय स्तंभ है। लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में। अगला देखिए, 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या कितनी है? तो 9 संख्या है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई क्या है? तो ये है 22 मीटर। अगला देखिए, राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ है। कहां पर है कुंभलगढ़? राजसमंद जिले में है। सोनार दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। जयगढ़ किला कहां पर है? जयपुर में। जयगढ़ जयपुर में है ना, जयगढ़ जयपुर में है, याद रखिएगा। अगला देखिए, किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर में है। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ? तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ। सवाई माधोपुर में स्थित गिरी दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। किस किले को चिड़िया टुंक के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ को जाना जाता है। अगला देखिए, जोधपुर की चिड़िया टुंक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये गिरी दुर्ग है। अब गिरी क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, रानी पद्मिनी ने जौहर कहाँ किया था? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया था। अगले पेज पे चलते हैं। अगला है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख उपनाम से भी जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ किले का निर्माता कौन है? राणा कुंभा है। कुंभा यानी कुंभलगढ़। अगला देखिए, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयां हैं, तो खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, मतलब वहां पर आप खड़ी चढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बर्फीली हवाएं चलती हैं, ऊंचाई पर वायु दाव में कमी आ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ज्यादा सांस लेने में कठिनाई होगी। अगला देखिए, पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार हैं, तो नुकीली छड़ी चाहिए, आंखों पर काला चश्मा हो, नुकीली कीलों युक्त जूते हो। अगला देखिए, अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल ने कितने वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो 48 वर्ष की आयु में। 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो संतोष यादव है। कांगसुग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी संतोष यादव। हरियाणा के रेवाड़ी कहां पड़ता है? जोनियाबास गांव में। निवासी पर्वतारोही संतोष यादव ने शिक्षा प्राप्त कहां से की? तो महारानी कॉलेज जयपुर से। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में। बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था नाकुरी गांव उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बचेंद्री पाल। किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत
अभियान में भाग लिया? तो बचेंद्री पाल ने। अगला देखिए, बचेंद्री पाल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। कहां से? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। अगला देखिए, अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में रहता है? तो उत्तर की दिशा में। यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में कौन सा तारा सहायक होता है? तो ध्रुव तारा ही होता है। अगला देखिए, अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह कहलाता है सप्तऋषि तारामंडल। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आपको पता है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। अगला देखिए, वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं कहलाते हैं? तो तारा कहलाते हैं। और सूर्य भी अपने आप में एक बड़ा तारा है। ठीक है। अगला देखिए, अर्सा मेजर या बिग बियर बड़ा भालू क्या है? तो नक्षत्र मंडल यानी सप्तऋषित तारा मंडल इसी का एक भाग है। तो नक्षत्र मंडल को हम बड़ा भालू या बिग बियर या अर्सा मेजर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों आपके साथ में 5 जो पेज हैं वो कवर कर लिए हैं। हमारे पास लगभग 15 पेज हैं और ये 3 क्लासों में हम यहाँ पर आपको पूरे करवा देंगे। और इसमें आपके कम से कम 100 से ज्यादा प्रश्न जो हैं वो फिर से आपके कवर हो जाएंगे ईवीएस के लिए। तो ईवीएस का आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ईवीएस की क्लास आपके लिए लगा चुकी हूँ पूरे पीवाईक्यूज के साथ में। और ये कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस थे जो कि उन पीवाईक्यूज में इंक्लूड नहीं थे, वो अब आपको यहाँ पर मिल गए, जो कि 100 से भी ज्यादा है। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास 2 के अंदर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।